हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कशन किया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके नोट्स जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे आप लोगों को इजिली मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्ट उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर डिस्कशन के बारे में। अगर चैप्टर डिस्कशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखना है, जिसका फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं या क्या क्या फार्मूले आते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है। उसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रिंसिपल एंड मेथड। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कशन करनी है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इसका चैप्टर है वो प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इसका अगर आप लोग जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर आप लोग इसका 50% भी कवर कर लेते हैं अच्छे से, अगर आप लोग 50% भी कवर कर लेंगे तो आप लोग प्रैक्टिकल के दौरान इसे 100% कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से लेक्चर को सुनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 50% यहाँ पे लेक्चर सुन लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को 100% कंप्लीट ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये इजिली चैप्टर समझ में आता नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को उसको इजिली हम बता सकें या इजिली समझा सकें, जिससे आप इजिली इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि जो भी हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत ही हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है। मेनली दो चीजें पढ़नी है। इसके अंतर्गत जो भी चीजें पढ़ना है आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि जो अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हैं तो हमें क्या क्या एनालिसिस करना होगा ड्रग को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री दैट इंक्लूड्स द सर्विस ऑफ एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर फॉर प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड क्वांटाइटेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड और कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक केमिस्ट्री यानी मेडिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी केमिकल के प्योरिफिकेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, डिटर्मिनेशन को और उसकी क्वांटिटी को यानी कि क्वांटिटाइजेशन को, कैरेक्टराइजेशन को और उसके केमिकल कंपोनेंट को जानते हैं। कौन सा केमिकल ड्रग में हम यूज कर रहे हैं, यानी कि उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वांटाइटेशन कैसे कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर क्या होता है। ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में किसी पर्टिकुलर केमिकल के बारे में हम जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, एन एनालाइट इज केमिकल रिएक्टेड विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ रिएजेंट देन इट डिफाइंड। क्या होता है इसमें मेनली, क्या होता है एनालाइट, यानी कि किसी जिस चीज को हमें एनालिसिस करनी है। एनालाइट का मतलब कि जिस चीज को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है तो उसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। अगर वो उस एक कंपाउंड को हमें एनालिसिस करना है तो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ हमें उसका रिएक्शन कराना पड़ेगा। अगर हम उस दूसरे रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा, आइए उसको हम समझते हैं। तो उससे क्या होगा, सैंपल की प्योरिटी पता चली जाएगी, यानी कि जो आपने सैंपल ए लिया था उसकी प्योरिटी आप लोगों को पता चल जाएगी। मिक्सचर कंपोनेंट पता चल जाएगा, यानी कि उसमें किस किस टाइप का मिक्सचर मिला हुआ है वो चीज पता चल जाएगी आप लोगों को। सेफ्टी प्रोसीजर, यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या करना होगा या क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सारी चीजें क्या होगी, पता चल जाएगी हमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल बोथ आर प्ले अ वाइटल रोल इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंश्योरिंग द ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग compatibility, adverse drug reaction, toxic effect, etc. Due to their involvement, we increase the drug standard, safety, potency and efficacy. अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल, दोनों मिलके हमारे ड्रग के लिए यानी कि ड्रग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी कि और हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ वो इंश्योर करते हैं
कि ड्रग स्टेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि जो आप लोगों ने एक्सपायरी डेट देखा होगा ड्रग पे, यानी कि वहीं तक उसकी स्टेबिलिटी होती है, यानी कि 1 साल या 2 साल जितनी भी एक्सपायरी डेट होती है उसी में वो ड्रग क्या होता है, स्टेबल होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ड्रग अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसी को मेनली ड्रग स्टेबिलिटी को जांच करता है। ड्रग कंपैटिबिलिटी, ड्रग किस केमिकल के साथ कंपेटेबल है या किस केमिकल के साथ कंपेटेबल नहीं है, ये सारी चीजें भी बताता है कौन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट अगर बात करें एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन क्या होगा या टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, ये भी सारी चीजें कौन बताता है, तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों मिलके बताते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अब इनके इन्वॉल्वमेंट से, यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इन्वॉल्वमेंट से ड्रग स्टैंडर्ड, सेफ्टी, पोटेंसी एंड एफिकेसी को भी बताया जाता है। एफिकेसी का मतलब क्या होता है, ड्रग कितने समय तक काम करेगी आपकी बॉडी में, ये सारी चीजें कौन बताता है, तो ये सारी चीजें जो होती है हमारा क्वालिटी कंट्रोल और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बताता है। ठीक है, ये इंट्रो वाला पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़े, मेथड इन्वॉल्व इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करनी है तो कितने मेथड्स होते हैं, तो मेनली 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है केमिकल मेथड, या इसको बोलते हैं हम टाइट्राइमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल मेथड, थर्ड होता है फिजिकल एंड फिजिको केमिकल मेथड, और फोर्थ होता है फार्मास्यूटिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में हम जो ड्रग बना रहे हैं उस केमिकल को एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उस केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बायोलॉजिकल मेथड में, तो बायोलॉजिकल मेथड में हम डिस्कशन करेंगे कि वो किस मतलब बैक्टीरिया व वायरल के लिए कितना कितना वो हार्मफुल है या कितना यूजफुल है, उस हिसाब से हम बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं, या बायोलॉजिकल रिएक्शंस कराते हैं जिससे उसका देखते हैं कब डिग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं बायोलॉजिकल मेथड में। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल एंड फिजिको केमिकल मेथड, फिजिकल एंड फिजिकल केमिकल मेथड में क्या डिस्कशन करते हैं, तो देखते हैं कि कोई ड्रग है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना हो रहा है, डेंसिटी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी या विस्कोसिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं किसके अंतर्गत, फिजिकल या फिजिको केमिकल में क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों को एक साथ मिक्स करके हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मास्यूटिकल मेथड, फार्मास्यूटिकल मेथड के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, जैसे क्या होता है आप एग्जांपल समझिए, फार्मास्यूटिकल मेथड में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए पेंसिलिन, बहुत सारे लोगों को पेंसिलिन से क्या होती है, एलर्जी होती है। अब यह एलर्जिकल रिएक्शन कॉज करता है, इसके लिए सबसे पहले पेंसिलिन का इंजेक्शन आप लोगों को थोड़ा सा थोड़ी डोज में, यानी थोड़े अमाउंट में आप लोगों को थोड़ा डोज में लगाया जाता है जिससे उसके एडवर्स रिएक्शन को पहचाना जाता है। तो ये सारे जो मेथड होते हैं वो फार्मास्यूटिकल मेथड्स होते हैं, यानी कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे इंट्रो वाले पार्ट हैं, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए आता है तो आप लोग पहले इतना जरूर लिखेंगे। इतना लिखने से क्या होता है, इतना लिखने से ये होता है कि आपका पहले तो कंटेंट भर जाता है और उसके बाद आपकी जो लिखने की कैपेसिटी होती है, लिखने की जो आदत होती है वो आप इजिली लिख लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को इजिली याद रहेगा। और जब आप इजिली अच्छे से लिख लेंगे तो जो बाद वाले पॉइंट है वो ऑलरेडी आप लोगों को कंफर्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले बात करें जनरल ऑपरेटर्स यूज्ड इन एनालिसिस। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो आप लोगों ने देखा था सिलेबस में, फंडामेंटल बताइए। तो फंडामेंटल मतलब बेसिकली उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं या क्या क्या फार्मूलेज यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें बताना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें गैस डिटेक्टर ट्यूब्स, ये यूज होता है। गैस डिटेक्टर ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, गैस डिटेक्टर apparatus में जब गैस फिलअप होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस के लिए, हर एक गैस के लिए अपना जो कंसंट्रेशन होती है उस पर क्या होता है, मार्किंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कौन सी गैस या कितना पीएच या क्या, सारी चीजें उसमें डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल सिलेंडर्स, सीयू, नॉर्मली आप छन्नी बोलते हैं सीयू, तो वो होती फार्मास्यूटिकल सीयूस होती हैं जिसका यूज किया जाता है। अब आटा चालने वाली छन्नी तो यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल सीयू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है apparatus में। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेल रैंप्स, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर मतलब जो भी वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम नापने के लिए जो भी ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर। नेक्स्ट अगर बात करें हम वेट एंड बैलेंस, यानी कि बैलेंस करने के लिए भी
वेइंग मशीन चाहिए होता है। तो ये सारी होती है जनरल एपरेटस। अब नेक्स्ट बात करें जनरल टर्म एंड फार्मूला यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। कौन कौन से फार्मूला यूज किए जाते हैं ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो सबसे पहले यूज किया जाता है कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में कोई सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है वह किससे दर्शाया जाता है, तो वो कंसंट्रेशन टर्म से दर्शाया जाता है। इट इज मेनली रिप्रेजेंट इन द मोलर कंसंट्रेशन इन फार्मास्यूटिकल। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का आपको निकालना होगा तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यानी कि सॉल्यूशन अगर आप कर देंगे तो आपको उससे क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो ये होता है कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट अगर बात करें सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। जनरली द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट आर अदर one or the more components present in the solution other than solvent are called solute. Solvent determine the physical state in which the solution is exist. Solution is equal to solute plus solvent. Solution क्या होता है, solution बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंतर्गत सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है और जनरली वही क्या करता है, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा, ये डिसाइड कौन करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन बनता है। कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को दो चीजें होना बहुत ही आवश्यक है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। दोनों को मिला के ही आप लोगों का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि सिंगल लेयर में, यानी कि हर जगह सेम होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक समान। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यानी छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पानी और नमक का घोल, पानी और चीनी का घोल, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि पानी और बालू यानी कि सैंड, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कोई भी होगा ट्रू सॉल्यूशन तभी बोला जाएगा जब वो होमोजीनियस मिक्सचर में होगा। ठीक है, यानी कि एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ज्यादा ही यूज आते हैं, आप लोगों को इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों को मेन एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल आता है तो उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कई बार जब आप लोगों के ऑप्शनल, अभी आप कुछ लोगों का जो सेशनल एग्जाम है वो अभी ऑप्शनल हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले फार्मूला है मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि किसी वेट बाई वेट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप लोगों को निकालने के लिए आ जाए, कोई सॉल्यूशन दे दे उसमें निकाल दे मास परसेंटेज, यानी कि W बाई W निकालिए, तो क्या निकालेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो भी वैल्यू आएगी उतना ही परसेंटेज आपका होगा। कहने का मीन्स अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 20% वेट बाई वेट, इसका मतलब ये हुआ कि 20% वेट बाई वेट, यानी कि 20% आप लोगों का क्या है, उसमें पैरासीटामोल मिला हुआ है। टोटल सॉल्यूशन में 20% क्या है, उसमें पैरासीटामोल मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी इसका इसमें मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 20% वॉल्यूम बाय वेट, सॉरी 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पैरासीटामोल सिरप। मान लीजिए आप कोई पैरासीटामोल सिरप बना रहे हैं तो उसमें 20% क्या होगा आपका, उसमें 20% जो आपका 100% हो उसमें 20% क्या होगा, पैरासीटामोल का लिक्विड होगा, और उसके बाद से जो भी आप सिंपल सिरप बना रहे हैं, चाहे जो भी सिरप बना रहे हैं, उसमें ये होगा, मिक्सचर होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम यानी कि M अपॉन V इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये इसका मेन फॉर्मूला होगा। आप लोगों को इसका फॉर्मूला जो है हमारे नोट्स में, यानी कि जो भी हमारे नोट्स अपलोड किया है उस पर कंप्लीटली दिया गया है, उस पर समझाया भी गया है, आप वहां से डायरेक्ट इजीली देख सकते हैं
फार्मूले को। अगर इस पे आप लोगों को फार्मूला समझाते रहें और क्वेश्चंस भी उस पे आते हैं, अगर कराते रहें, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बस बेसिकली फार्मूला याद रखना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसको इजिली कर लेंगे। ठीक है, मोलैरिटी ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी मतलब कि सोल्यूट का आप मोल्स लीजिए अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन लीजिए। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 20 मोलर, 20 मोलर का मतलब ये हुआ कि 20 मोल आपने, मान लीजिए 20 मोलर पैरासीटामोल दे दिया। इसका मतलब कि आप लोगों ने 20 मोल तो आप लोगों ने पैरासीटामोल लिया है और सॉल्यूशन कितना बनाया है? 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि 20 मोल्स ऑफ पैरासीटामोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा, ये हो गया मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी टर्म्स आती है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर इन सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे सोल्यूट का और अपॉन में लेंगे आप सॉल्यूशन, यानी कि जो भी जितना सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आप लोग 20 नॉर्मल पैरासीटामोल दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम का जो आपका सोल्यूट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, 20 ग्राम इक्विवेलेंट जो पैरासीटामोल का होगा वो डिसॉल्व होगा कितने में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और एक टर्म छूट रहा था, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फार्मूला से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब अगर मान लीजिए 20 मोलर पैरासीटामोल, सॉरी 20 मोलर अगर आप लोगों को पैरासीटामोल दे देते, इसका मतलब होगा 20 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर आप 1 केजी का सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें 20 मोल्स प्रेजेंट हो रहा है किसका? सॉल्यूट का। तो ये हो गया मोलैलिटी। पार्ट पर मिलियंस, पार्ट पर मिलियंस कब यूज किया जाता है? तो पार्ट पर मिलियंस का यूज बेसिकली होता है When the solute is present in trace quantity, जब आपका सोल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तब आप यूज करते हैं किसका? पार्ट पर मिलियन का। उसमें क्या किया जाता है? बेसिकली वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा? 1 मिलियन से इंटू कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। यानी कि जो भी आपका सोल्यूशन बन रहा है, जो भी सब्सटेंस बन रहा है, उसको 1 मिलियन में डिफाइन किया जाता है, उसे ही बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 2 सब्सटेंस लिया, मान ले आपने ए लिया सब्सटेंस और एक बी लिया, दोनों को मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया आपने। तो अब मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है आप लोग को। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा बी का। अगर उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा। इससे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें कोई फार्मूलाज के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, केमिकल या टाइट्राइमेट्रिक मेथड एनालिसिस करते हैं। कैसे किया जाता है उसको आप समझते हैं। In the chemical analysis, we discuss about the chemical reactions of the chemical component and discuss the chemical properties. It includes many methods. ठीक है, केमिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट का हम केमिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और तीसरा होता है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाई इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत हम डिफरेंट केमिकल्स की क्वांटिटी को बताते हैं
कि कौन सा केमिकल कंपोजिशन कितनी क्वांटिटी में हमारे सॉल्यूशन में या हमारे जो भी हमने बनाया मिक्सचर बनाया उसमें कितना कितना परसेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स आर classified into different types of depending upon the types of reaction involved in the reaction which are as follows। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नेक्स्ट नॉन एक्वस टाइट्रेशन, थर्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन, फोर्थ कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नहीं सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है बेसिकली इसके बारे में हम समझते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन एक्वस फेज। इसमें क्या होता है, इसमें टाइट्रेशन कराया जाता है जिसमें एक्वस फेज होता है, दोनों का एक्वस फेज, यानी कि एसिड भी और बेस भी दोनों एक्वस फेज में ही होंगे। एक्वस फेज में यानी कि एक्वस यानी वाटर की प्रेजेंस में दोनों का टाइट्रेशन कराया जाएगा। इन दिस मेथड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस आर यूज्ड एज टाइट्रेट, आर एनालाइट and other reagent or titrant are used in a standard solution to define the concentration of analyte। बेसिकली इसमें क्या करना होगा, एक एनालाइट होगा जिस केमिकल को आपको एनालिसिस करना होगा उसे क्या बोलेंगे, हम एनालाइट बोलेंगे, ठीक है। उसको में क्या करेंगे, उसको हम एक दूसरे केमिकल के साथ ऐड करेंगे और जो दूसरा केमिकल होगा उसको हम रिएजेंट या टाइट्रेंट बोलेंगे। यानी कि जो एनालाइट है उसका क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन करेंगे और जिसके द्वारा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टाइट्रेंट बोलेंगे या उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। जब उसको साथ उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब उसमें हम मैच मिलाएंगे तब जाके हमें जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, हम टाइट्रेशन बोलेंगे। तो बेसिकली टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म को हम समझ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है टाइट्रेशन को समझना। टाइट्रेशन बेसिकली आप लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा स्टैंड ब्यूरेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स नीचे रख दिया जाता है, उसमें सॉल्यूशन रख दिया जाता है और ऊपर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, पीएच की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज आप लोगों का जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, टाइट्रेशन इज द फिनोमिना टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन आर एनालाइट। यानी कि कोई भी एनालाइट या कोई भी आप लोगों को कोई को सॉल्यूशन मिला है उसकी हम क्या, उसकी कंसंट्रेशन को बताते हैं। इसमें टाइट्रेशन में उसकी कंसंट्रेशन को हम बताएंगे। इन दिस मेथड आर रिएजेंट आर टाइट्रेंट इज प्रिपेयर्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देन अ नोन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिपेयर्ड टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अब उसके साथ उस जो सॉल्यूशन को आपने लिया है उसमें आप ऐड करेंगे टाइट्रेंट को या रिएजेंट को, उसके साथ जब आप मिक्स करेंगे तो जो भी आप लोगों को उसका जो भी इंडिकेशन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसी प्रोसेस को बोलेंगे टाइट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। जिससे वो पता चल जाएगा कि हाँ इसकी इतनी कंसंट्रेशन है। तो ये हो गया टाइट्रेशन। तो सबसे पहले टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन चलिए आप लोगों को मैं एग्जांपल से एक समझाता हूं, आप लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये एग्जांपल इससे मैच नहीं करता लेकिन आप लोग को इजीली इसे समझ में आ जाएगा। टाइट्रेशन कैसे केमिकल रिएक्शंस होती है। अब टाइट्रेशन में क्या होता है, इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं। समझ लीजिए आप सपोज है आप सोते हैं, सोते वक्त आप अलार्म लगाते हैं, सोते वक्त आप अलार्म लगाते हैं। अलार्म क्या होता है आपका, एक तरह से इंडिकेशन होता है, यानी कि एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है कि अगर आप सोए हैं, अगर वो अलार्म बज गया यानी कि आपको उसने इंडिकेट किया कि आप जग जाइए, यानी कि सुबह हो गई है, ठीक है। तो वो होता है क्या, इंडिकेशन होता है। अब क्या करें, आप सो गए अलार्म लगा दिए, ठीक है। इसी प्रकार केमिकल रिएक्शन में हुआ, आप सोए, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका एनालाइट। एनालाइट लिया, जो आपका अलार्म है उसी प्रकार से अलार्म है, उसी प्रकार से आपका हो गया टाइट्रेंट, ठीक है। जब आपका अलार्म बजा तो आप क्या हुए, जग गए। यानी कि जब टाइट्रेंट को हमने सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेज हुए, ठीक है। अब चेंजेज हुए, अब आप जगे, अलार्म आपका बजा, आप क्या कहिए कि चलो भाई थोड़ा देर और सो लेते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं। भाई अलार्म बजने पे कोई जागता थोड़ी ना है, बंद करो भाई, 10-15 मिनट सो लो, उसके बाद देखा जाएगा।
ठीक है। तो क्या होता है, अलार्म आपका 10 मिनट बाद फिर रिपीट बजता है। इसी प्रकार जब केमिकल रिएक्शन होती है, एक बार रिएक्शन होने के बाद थोड़ी देर और रिएक्शन चलती है, यानी कि उसका कुछ इंडिकेशन आप लोगों को मिलने लगता है। यानी कि इंडिकेशन मिलने का मतलब ये हुआ कि पहले अकेले सॉल्यूशन था, जब आपने टाइट्रेंट को मिलाया तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन आने लगता है। तो इससे होता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा और एक ड्रॉप डालें, देखते हैं अब क्या होता है। ये सारी चीजें होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। अब लास्ट में एक ऐसा समय आएगा, आप क्या करेंगे, फिर आप अलार्म बंद किया और फिर सो गए। अब क्या होगा, इस बार क्या हुआ, इसी प्रकार टाइट्रेशन भी हो रहा है, इसी प्रकार टाइट्रेशन होता है। अब क्या हुआ, अब आपकी मम्मी आई और आपको जगा दी। ठीक है, यानी कि आपको जगा दी, यानी कि अब सोना नहीं है। आपकी मम्मी आ गई, जगा दी, अब इसका मतलब सोना नहीं है। चाहे वो थप्पड़ मार के जगाए और चाहे पानी फेंक के जगाए, जैसे भी है आपको जगा दिया। इसी प्रकार रिएक्शन में हुआ कि अगर आपने ज्यादा केमिकल डाला तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे रिएक्शन में या हमारे केमिकल में गड़बड़ हो जानी है। तो आपकी मम्मी आई, आपको जगा दी, आप जग गए, आप समझ गए, यानी कि वोर हो चुका है, अब चलिए उठ जाइए। इसी प्रकार केमिकल का ऐसा इंडिकेशन आपको, जब रिएक्शन का इंडिकेशन मिल गया, आप सभी दोनों चीजों को अलग कर दिए, आपको कंसंट्रेशन मिल गया, यानी कि आपको पीएच मिल गया। वो भी क्या होता है, जब कंसंट्रेशन एक दूसरे से मैच करता है, वो स्पेसिफिक पीएच पे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइट्रेशन पूरा। ऐसे ही होता है टाइट्रेशन में, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन भी होती है। ये आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल है जो लेके बताया है, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टाइट्रेशन खत्म होता है, तो टाइट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसिड और बेस का थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें एसिड बेस का टाइट्रेशन ही कराना है, तो एसिड और बेस के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड। तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोजन आयन H+ इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द एसिड। यानी कि एसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। उसका एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH और बहुत सारे हैं। ब्रोंस्टेड लोहरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोहरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन H+ आयन बाय एनी मेथड्स इन एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड एसिड। तो ब्रोंस्टेड लोहरी साहब बोलते हैं कि एसिड वो सबस्टेंस होता है कि जो किसी सबस्टेंस में ऐड करने पे प्रोटॉन को डोनेट कर दे, यानी कि प्रोटीन दे दे, उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लुईस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन लोन पेयर आर इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड द एसिड। एग्जांपल AlCl3, SF6, SO3 etc। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लुईस कंसेप्ट बोलेंगे। लुईस कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, लोन पेयर गेन करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ही क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है, लोन पेयर गेन करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बेस या एल्कली, तो उसमें उसमें भी तीन कंसेप्ट है। एरेनियस कंसेप्ट क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोक्साइड आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द बेसेस। यानी कि बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेस। जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस etc। ब्रोंस्टेड लोहरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन H+ आयन बाय एनी मेथड ऑफ एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड बेस। यानी ब्रोंस्टेड लोहरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन को अपने अंदर रखे, यानी कि अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बेस। और उधर क्या था, एसिड में क्या था कि जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। ब्रोंस्टेड लोहरी कंसेप्ट को प्रोटोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लुईस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो सबस्टेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, यानी कि जो लोन पेयर को डोनेट कर दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बेस या एल्कली बोलते हैं। तो चलते बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे टाइट्रेशन होता है उसको समझते हैं। इन दिस टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर बाय यूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ दोनों रिएक्शन करते हैं सुटेबल इंडिकेटर की प्रेजेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। एसिड एंड बेस कंपोनेंट आर रैपिडली ब्रेक डाउन इट्स आयन कैटायन एंड एनायन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस का एक साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है,
अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जल्दी जल्दी टूटते हैं वाटर की प्रेजेंस में, दोनों क्या होते हैं, ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी होते हैं। अब ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी होंगे तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इस ग्राफ से समझते हैं कि कैसे क्या होता है टाइट्रेशन के दौरान। तो सबसे पहले अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो पीएच क्या था, लो था, पीएच बहुत कम था। जब एसिड और बेस का धीरे धीरे रिएक्शन हुआ तो पीएच क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि दोनों रिएक्शन किए, यानी कि अब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। पहले एसिड था तो अब एसिड नहीं है, जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो अब क्या होने जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन होता जा रहा है, यानी कि एसिडिक एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बेसिक नेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब कुछ समय पे जाने के बाद क्या होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इनिशियली स्लो राइज इन पीएच, पहले अगर आप टाइट्रेशन कराते हैं तो पहले धीरे धीरे पीएच क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद से शार्पली इंक्रीज हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज हो जाएगा और 7 पे जाकर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अब वहां से क्या हो जाएगा, स्लो इंक्रीज होगा पीएच। ठीक है, अटेंड द न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। अब न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड यानी कि ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। जब भी ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देता है, रेड, और रेड लिटमस पेपर बेसिक के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है। उसी प्रकार जब टाइट्रेशन कराते हैं तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे जब न्यूट्रल पॉइंट पे जाएगा तो उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने लगते हैं या कलर चेंजेस होने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ न्यूट्रल पॉइंट आ चुका है। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट अगर बात करें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि WaSP एंड वीक बेस WB एंड स्ट्रॉन्ग एसिड SA टाइट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड आर डिसोसिएट स्लोली बट स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट रैपिडली। जब इन दोनों का टाइट्रेशन होगा तो वीक एसिड जो है वो रैपिडली तो आयनाइज नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या होगा, रैपिडली आयनाइज होगा। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। वीक एसिड और वीक यानी स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये रेड कलर वाला है, रेड कलर वाली लाइन आप देखिए, इनिशियली स्लो पीएच इंक्रीज एंड अटेन द हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। पहले क्या होगा, पहले पीएच तो इंक्रीज होगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो पहुंचेगा पहले हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रैपिडली ग्रो होगा और इक्विवेलेंट पॉइंट यानी यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा और फाइनली पीएच क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब इससे आप लोग ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो भी ये नेचर होगा इसका क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। इस टाइट्रेशन का जो भी लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब इससे समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो भी कैरेक्टर होगा लास्ट में वो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर ही आएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट रैपिडली बट वीक बेस डिसोसिएट स्लोली, जो वीक बेस होगा वो स्लोली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इनिशियली स्लो पीएच डिक्रीज, पहले पीएच क्या था, बहुत ज्यादा था, अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा और हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहले आएगा, उसके बाद रैपिडली कम होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 7 pH होगा, यहाँ पे 7 से ज्यादा रहा होगा और यहाँ पे इसके हिसाब से ग्राफ अलग अलग थे, हमने आप लोगों को समझाने के लिए ग्राफ को एक ही में मिक्स कर दिया है, आप लोग इसे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट आने के बाद पीएच क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की ही तरह लास्ट में सोल्यूशन हमारा बन के आएगा। ठीक है, ये टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ वीक एसिड। अब नेक्स्ट आता है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। In this titration method, weak acid and weak base titrated with each other by using the suitable indicator, mixed indicator। जब वीक एसिड और वीक बेस का जब टाइट्रेशन कराया जाता है तो वो किसी नॉर्मल इंडिकेटर से पहचान में नहीं आता है, उसके लिए हमें मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द चीफ फीचर ऑफ द कर्व इज दैट चेंज ऑफ द पीएच नियरली इक्विवेलेंट पॉइंट एंड ड्यूरिंग होल न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी ग्रेजुअल। जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन करा के जब ग्राफ खींचते हैं तो उसमें जो उसका पीएच का इक्विवेलेंट पॉइंट होता है वो क्लियरली नहीं होता है, वो क्लियर ही नहीं होता है, इसलिए हम ग्राफ उसका नहीं बनाते हैं।
हेंस द एंड पॉइंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी इंडिकेटर। इसलिए इसका जो इंडिकेशन है या उसका इंडिकेटर है ऑर्डिनरी इंडिकेटर से काम नहीं चल पाता है और इसके लिए हम मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक टाइट्रेशन क्या होता है? बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ? अब बैक टाइट्रेशन का मतलब हुआ कि इन केस ऑफ द insoluble substances which are volatile, reaction requires the additional heat and substances of which reaction proceed rapidly only in the presence of excess reagent. Direct titration will not be possible. These substances are determined by the back titration method. जब आपका टाइट्रेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, टाइट्रेंट, एनालाइट नहीं, एनालाइट जो आपका था वो था, जब आपका टाइट्रेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और जो एनालाइट है उसको हम इजिली रिएक्ट नहीं करा सकते आपके रिएजेंट के साथ, तो उसको या तो हीट देनी पड़ती है, ठीक है, या तो कोई एक्सटर्नल उस पर क्या करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है उसको टाइट्रेट करने के लिए, और उस टाइट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका जो रिएजेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। द डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एक्सेस बट नॉन क्वांटिटी ऑफ सबस्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द वेट sample is analyzed and after the complete the reaction excess of solution is back titrated with the standard solution। इसमें बेसिकली एनालिट में क्या करना होता है? जब आपने एनालिट लिया यानी जो भी सोल्यूशन आपको एनालिसिस करना है उसमें आप क्या करते हैं, थोड़े अमाउंट में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को या रिएजेंट को डालेंगे, उसके बाद जो भी टाइट्रेशन प्रक्रिया होनी है वो होगी, फिर उसके बाद जो आपका रिएजेंट बचा होगा उसको आप उसमें ऐड कर देंगे जिससे टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो आपको इंडिकेशन मिलना होगा मिल जाएगा। कहेंगे आप सर पिछली बार तो आपने कहानी बता के उसको बता दिया, कुछ समझ में आ गया, लेकिन इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए बेसिकली समझिए, इसी पॉइंट से समझाते हैं आपको, उसी कहानी समझाते हैं। आपका अलार्म बजा, आपने बंद करके सो गए, मम्मी आई, उन्होंने डांटा, फटकारा, आप नहीं जगे, आप फिर सो गए, ठीक है। अब आप क्या हो गया, इजिली टाइट्रेट नहीं हुआ, यानी कि जो भी रिएक्शन हुई इजिली टाइट्रेट नहीं हुई, ठीक है। अब इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, यानी बैक टाइट्रेशन करना पड़ेगा। अब बैक टाइट्रेशन तो होगा लेकिन सब्सटेंस वही होगा। अब आपके फैमिली मेंबर में मम्मी तो जगा के गई, अब आपके फैमिली मेंबर में पापा की बारी आती है तो फैमिली मेंबर के ही वही फैमिली मेंबर के हैं, दूसरे तो है नहीं, उसी फैमिली मेंबर के सदस्य, यानी कि वही रिएजेंट फिर ऐड होगा आपको टाइट्रेट करने के लिए। अब आपके पापा आएंगे तो पापा के आने से तो वैसे ही नींद खुल जाती है, पता चल जाता है जब पापा आते हैं तब पर भी नींद खुल जाती है कि हाँ भाई पापा आ रहे हैं, चलो जग जाओ। अब पापा आपके आएंगे, अब क्या करें, 2 थप्पड़ लगाएंगे, जैसे ही 2 थप्पड़ लगाएंगे रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, आप तुरंत जग जाएंगे और जो आप डिले काम कर रहे थे ब्रश वगैरह करने में, आप तुरंत सब कुछ कर डालेंगे वहीं पे, ठीक है। तो ये होता है बैक टाइट्रेशन। बेनली क्या होता है बैक टाइट्रेशन में, आप पहले नहीं जग रहे थे, मम्मी ने जगाया, उसी यानी कि आप ही के फैमिली मेंबर का जब आपके डैडी आए और आपको उन्होंने थप्पड़ लगाया है, जैसे भी है उन्होंने जगाया, आप जग गए, यानी कि एक्स्ट्रा फिर से टाइट्रेंट को ऐड कर दिया गया और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैक टाइट्रेशन बोलेंगे। आई होप आप सभी लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हमने इस एग्जाम्पल से ही इस चीजों को समझा था, आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा इससे समझने की, ठीक है। अब यहां तक होता है टाइट्रेशन। अब नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ टाइट्रेशन होते हैं जो कि बैक टाइट्रेशन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन किया जाता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन किया, यानी कि डायरेक्ट किस टाइट्रेशन को, यानी किसी किसी को तो मम्मी ही जगा देती हैं, किसी किसी को पापा की जरूरत होती है, तो समझते हैं उस बात को। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड केमिकल है एस्पिरिन, जिसका टाइट्रेशन क्या कौन सा होता है, बैक होता है, और उसके लिए टाइट्रेंट कौन सा यूज किया जाता है, H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, उसका भी टाइट्रेशन बैक होता है और इसमें जो टाइट्रेंट यूज किया होता है NaOH। मिथाइल सैलिसाइलेट बैक टाइट्रेशन विथ टाइट्रेंट HCl। नेक्स्ट आता है इफेड्रिन, बैक टाइट्रेशन विथ NaOH टाइट्रेंट। फ्यूरेसामाइड, इसका भी टाइट्रेशन बैक होता है और इसके लिए टाइट्रेंट जो यूज किया जाता है NaOH यूज किया जाता है। पायराजिनामाइड बैक टाइट्रेशन और NaOH इसका टाइट्रेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका डायरेक्ट टाइट्रेशन हो जाता है, यानी मम्मी ही इसको जगा देती हैं और इसके लिए टाइट्रेंट कौन सा होता है, H2SO4, यानी ये मम्मी हो गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थायोपेंटम सोडियम, ये डायरेक्ट टाइट्रेशन किया जाता है और इसके लिए H2SO4 टाइट्रेट की तरह काम करता है। कैलामाइन,
यानी कि ये जितने भी नीचे दिए गए हैं सबका डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है और लगभग सभी के लिए NaOH क्या होता है, जनरली NaOH टाइट्रेंट का ही यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे टाइट्रेशन हमने किया, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब अगर टाइट्रेंस देखिए, मेन इसका यूज किस में होता है, ड्रग में कैसे होता है। जब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी सॉरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दौरान जब आप ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ड्रग को एसिडिक नेचर रखना है या बेसिक नेचर रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर एसिडिक ड्रग होगी, यानी कि अगर आपने एसिडिक ड्रग बनाया है तो वो हमारे स्टमक में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि एसिड के साथ एसिड जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अपना जो भी इफेक्ट देना होगा वो दे देगा। और बेसिक यानी कि हमारा इंटेस्टाइन क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, वहां पे बेसिक ड्रग यूज होती है। तो अब क्या करते हैं, किसी केमिकल ड्रग को बनाया आपने, अब आप लोगों को उसका नेचर पता नहीं है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो पहले आप थोड़े अमाउंट में उसको लेंगे, उसके बाद आप एसिडिक इंडिकेटर के साथ उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर वो एसिडिक मिक्सचर के साथ टाइट्रेशन उसका परफॉर्म हो गया, यानी कि जो भी ये मिक्सचर था वो कैसा था, बेसिक था। लेकिन अगर आपने बेसिक टाइट्रेट के साथ मिक्स किया और वो टाइट्रेट कर दिया, यानी कि ये आपका जो मिक्सचर बना है या जो ड्रग बनी है वो एसिडिक नेचर की है। यही इंपॉर्टेंस होता है टाइट्रेशन का हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, और बहुत सारे सॉल्वेंट को बनाने में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टाइट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ें। Chemical indicators are those substances which give the visible and distinguishable size usually by the color changes, state changes and odor changes etc are present in the absence of the threshold concentration of the chemical species such as the acid or an alkali in the solution। वही जैसे आप लोगों ने एल्कली एसिड लिया है, अब एसिड के पहचानना है हमें तो आप इंडिकेटर डालेंगे उसमें। अब आपका इंडिकेटर जो होगा रिएक्ट करेगा उस एसिड के साथ, अब उसमें कलर चेंज होगा, या तो वो कलर चेंज कर देगा या उसमें से उसका स्टेट चेंज कर देगा, यानी स्टेट चेंज करने में या तो प्रेसिपिटेट कर देगा, उसको प्रेसिपिटेट बना देगा, या कुछ भी कर सकता है, या गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकता है, यानी कि जिससे बहुत सारे स्मेल आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें करता है इंडिकेटर, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आप लोग क्या, अगर ट्रैफिक रूल ये आप लोग देख लें, समझ लीजिएगा, आप एग्जांपल है ट्रैफिक रूल से ही समझ लीजिए। आप अगर बाइक चला रहे हैं, अगर आता है रेड लाइट, तो यानी रेड लाइट आप समझ चुके हैं, आप ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि हाँ भाई रेड लाइट आ गई यानी आपको रुकना है, ठीक है। येलो लाइट यानी कि आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए चलने के लिए, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ आपको चलना है। तो इसी प्रकार इंडिकेटर में भी यही होता है, कोई आपके पास एसिड सब्सटेंट है और उसमें आप इंडिकेटर मिलाएंगे तो वो अपने कलर में चेंज कर देगी, या किसी प्रकार का इसमें से स्मेल आने लगेगा, या किसी भी प्रेसिपिटेशन या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। जो भी होता है पहले स्टैंडर्ड बनाया गया होता है, उसके बाद आपको ये यूज किया होता है, यही यानी कि प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर, दो सब्सटेंसेस यूज्ड इन एसिड बेस titration that are helpful in detection of the end point at the end of the reaction by producing a different color at the point of the end various pH। यानी कि दो सब्सटेंस, यानी कि जब आप एसिड बेस का टाइट्रेशन करा रहे होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर जब आप उसमें मिलाएंगे तो विंड में, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी पीएच, यानी देखिए पीएच स्केल में क्या होता है, बहुत सारे पीएच के उसमें क्या होते हैं स्केल बने होते हैं। जब आपका सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक पीएच पे जाता है तो आप वो स्पेसिफिक कलर शो करता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक कलर शो करने की वजह से आप जान जाते हैं कि हाँ इतना ही पीएच है, यानी कि इतना ही कलर ये शो करेगा, अगर ये कलर शो कर रहा है तो इसका पीएच इतना होगा। तो उससे क्या आप समझ पा रहे हैं, पीएच आप मेंटेन कर रहे हैं। ड्रग भी बनाएंगे तो इंडिकेटर का यूज इसी यही होता है कि उसकी पीएच को बनाए रखे, उसकी पीएच कितनी होगी या कितनी नहीं होगी ये सारी चीजें कौन बताता है, तो इंडिकेटर्स ही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर थायमोल ब्लू, इसका पीएच रेंज होता है 1 to 2 और 2.8 होता है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रेड कलर शो करेगा, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो येलो कलर शो करेगा। मिथाइल रेड पीएच रेंज होता है 4.2 और 6.3। इसका अगर एसिडिक के साथ रिएक्शन होगा तो रेड कलर, और बेस के साथ होगा तो येलो कलर। मिथाइल ऑरेंज पीएच रेंज 3.1 to 4.4, और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रेड कलर, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑरेंज कलर। ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन
3.8 टू 5.4 पीएच रेंज होता है, और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो येलो कलर देगा, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्लू कलर देगा। ब्रोमोक्रिसोल ब्लू पीएच रेंज 3.0 टू 4.6, और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो येलो कलर देगा, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट फिनॉल रेड, यानी इसका पीएच रेंज 6.8 टू 8.4, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो येलो कलर देगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रेड कलर देगा। फिनाइलेप्थिलीन, इसका पीएच रेंज कितना होता है 8.3 टू 11, एसिड के साथ ये कोई कलर शो नहीं करेगा, जबकि बेस के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो ये रेड कलर शो करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो आप लोगों को याद करना ही होगा, ठीक है, आप लोग याद कर रहिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी भी लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब इसमें वाटर का कोई पार्टिसिपेंट नहीं होगा। वहां पे जब आप एक्वस टाइट्रेशन करा रहे थे तो सारी रिएक्शंस जो थी वाटर की प्रेजेंस में कराई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो समझिए इसको, नॉन एक्वस titration is the most common titration procedure used in the pharmaceutical assay, serves the double purpose as it's suitable for the titration of the weak acid and weak bases and provides a solvent in which the organic compounds are soluble। तो एसिडिक जो यानी कि जो आप एक्वस टाइट्रेशन करा रहे थे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आप वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कराएंगे विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, यानी जो भी आपका इंडिकेटर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्गेनिक नेचर का ही होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्वस टाइट्रेशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन बिकॉज ड्यू टू द एम्फोटेरिक नेचर, कॉमन अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट एंड सोल्युबलाइजिंग कैपेसिटी। आप लोगों ने एक्वस में वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया था सॉल्वेंट के रूप में। क्यों यूज किया, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। कॉमन अवेलेबिलिटी, कॉमनली वो अवेलेबल हो जाता है। लो कॉस्ट और सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण उसका हम यूज किए थे, लेकिन हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में वाटर का यूज नहीं करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, when an acid or base is be used they have to be dissolved in water to achieve the desired concentration। समझ चुके हैं आप लोग। if the acid and base is relatively weak then it will not compete effectively with water for the electron proton। अब इसमें वाटर क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस होगा तो वाटर को ये कंपीट नहीं कर पाएगा जब तक ये ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि जब तक वीक एसिड और वीक बेस ब्रेक डाउन होंगे उससे पहले वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो सारी रिएक्शंस कर डालेगा वो, ठीक है, तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। यही कहना चाहता है ये पॉइंट कि अगर आपका वीक एसिड और वीक बेस है तो वो ब्रेक डाउन इजिली होगा नहीं, उसके पहले वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो क्या सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर जाएगा, जिससे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे रिएक्शन H2O प्लस H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन कंपीट्स विद RnH2, ये क्या है, एक एसिड है। अब H प्लस ये भी है, H प्लस ये भी है, जब H2O के साथ बनाते हैं तो H3O आयन पॉजिटिव बना लेगा और ये क्या बना लेता है, RnH3 पॉजिटिव, ये बनना चाहिए। लेकिन अगर आपका वीक एसिड होगा तो सबसे पहले यही बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बन जाएगा तो कोई मतलब ही निकलेगा टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन में मेनली आपको ये बनाना होता है, तो ये आप मतलब नहीं निकलेगा। इसी प्रकार वीक बेस के साथ देखा जाए तो H2O प्लस बेस, कोई H2O है, अब वो बेस के साथ रिएक्शन करे तो OH नेगेटिव पहले आ जाएगा और BH पॉजिटिव ये बना लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्चुअल में किसी बेस के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो कोई सब्सटेंस था, लेकिन अगर किसी बेस के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उससे पहले ROH नेगेटिव तो वो बनाएगा जरूर, लेकिन इससे पहले क्या बनाएगा, वाटर OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी रिएक्शंस खराब हो जाएंगी, ठीक है। कि इसलिए वाटर का यूज नहीं किया जाता है। अब इसमें यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का। तो सॉल्वेंट्स यूज्ड इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। द नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, यानी कि नॉन एक्वस के जितने भी सॉल्वेंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। द सॉल्वेंट एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन द एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट, दे आर इन 4 टाइप्स, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 4 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। कौन कौन से, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक एक
इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। These solvents have a more acidic character and tends to have a leveling effect on base they comes in contact with। यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है और ये लेवलिंग इफेक्ट देता है। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब जब इस सॉल्वेंट में कोई केमिकल यूज किया जाएगा तो वो सबको क्या बना देगा, एक नेचर का बना देगा। लेवलिंग यानी कि सबको एक समान बना देगा, ठीक है। लेवलिंग इफेक्ट मतलब एक समान सबको बना देगा। These solvent have relatively high dielectric, और इसका क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जो भी ये सॉल्वेंट है इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाई नहीं पढ़ा होगा, आगे आएगा, आप लोगों को मैं समझा दूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दे आर आयोनाइज्ड एंड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द लिबरेटेड आयन आर यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। जो भी ये आयोनाइजिंग यानी इस सॉल्वेंट का जो आयोनाइजिंग आयनिक प्रोडक्ट्स होगा वो क्या होगा, वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा होता है किसका, इस सॉल्वेंट का। जैसे एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड etc, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। These are basic in nature and react with the acid to form the solvated proton. It shows the great tendency to the accepting the proton and have high dielectric constant। इसका भी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। दे आर आयोनाइज्ड एंड आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। और जो इसका आयनिक प्रोडक्ट होता है वो इससे क्या होता है, वाटर से लेस होता है, यानी 10⁻⁻14 से इसका क्या होगा, कम ही होगा। जो भी आयनिक प्रोडक्ट होगा वो कम ही होगा। एग्जाम्पल डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, पैरिडीन, अमोनिया etc, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एप्रोटिक सॉल्वेंट। दीज सॉल्वेंट्स आर जनरली केमिकल न्यूट्रल एंड हाइड्रोकार्बन आर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होंगे यानी कि न्यूट्रल होते हैं, इसमें ना तो हाइड्रोजन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। दिस सॉल्वेंट नॉट कंटेन एनी प्रोटॉन और हाइड्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड रेफर्स, OH या NH बॉन्ड, यानी इसमें कोई हाइड्रोजन का कैप यानी कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। These solvents possess low dielectric constant and they are generally not ionized to give ion। Example benzene, acetone, chloroform etc, ठीक है। इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है और ये आयोनाइज्ड इजिली नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म etc, ठीक। नेक्स्ट एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस सॉल्वेंट पोजेस बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो सॉल्वेंट होता है ये बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, इसके अलावा जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दे आर पार्शली आयोनाइज्ड एंड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ लिबरेटेड आयंस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। और इसका भी जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर से कम होता है और इसके एग्जांपल वाटर, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल etc होता है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। Non-aqueous titration of weak base। weak base। Acidic acid is a very weak proton acceptor and thus does not compete effectively with the weak base for proton। only very strong acid will protonated acidic acid appreciably according to the equation so। यानी जो एसिडिक एसिड होता है वो इतना वीक होता है कि खुद अपने आप प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब खुद प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा तो किसी बेस के साथ रिएक्शन क्या करेगा, अब रिएक्शन के साथ नहीं कर सकता, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन आता है, परक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। परक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है जिससे क्या बना लेता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फार्माकोपियल एक्शन एड्रेनालिन, जो हमारा एड्रेनालिन केमिकल होता है यानी जो भी मेडिसिन बनाई जाती है एड्रेनालिन की उसमें इसका यूज किया जाता है। इस टाइट्रेशन का यूज किया जाता है एड्रेनालिन बनाने में। मेट्रोनिडाजोल, कोडीन, एमिट्रिप्टिलिन HCl, लिग्नोकेन HCl, क्वाटरनरी अमीन साल्ट सच एज नियोस्टिग्मीन ब्रोमाइड एंड पेनिक्यूरिनियम ब्रोमाइड का बनाने में इसका यानी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन कराया जाता है। ऑर्किड ब्लू, क्विनोलिडीन, रेड एंड क्रिस्टल वायलेट आर यूज्ड एज द इंडिकेटर इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। इन दिस टाइप टाइट्रेशन में ऑर्किड ब्लू, क्विनोलिडीन, रेड और क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब ये क्या था, वीक बेस का था, अब वीक एसिड का। फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन वीक एसिड एंड सॉल्वेंट सच एज द अल्कोहल इज द एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, डज नॉट compete strongly with the weak acid for the proton
डोनेशन। इसमें क्या होता है, इतना ज्यादा वीक एसिड होता है कि वो प्रोटॉन डोनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है। टिपिकली टाइट्रेंट आर लिथियम मेथॉक्साइड। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो लिथियम मेथॉक्साइड इज मेथेनॉल और टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यूज किया जाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक ग्रुप इज कैरिड आउट इन द फार्माकोपियल एक्सेप्ट बारबिचुरेट्स, यूरासिल एंड सल्फोनामाइड्स। यानी कि जो भी है एक्वस का यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन एसिडिक ग्रुप में, तो इसमें कौन कौन सा केमिकल कम होता है, बारबिचुरेट्स, यूरासिल्स एंड सल्फोनामाइड। जितनी भी कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं उनका नॉन एक्वस टाइट्रेशन वीक एसिड की तरह होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, फॉर द एंड पॉइंट डिटेक्शन में बी कैरिड आउट विद द थाइमोल ब्लू एज एन इंडिकेटर। तो इसमें थाइमोल ब्लू का इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो भी टॉपिक है, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप लोग को इजीली नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एटलीस्ट 50% तो आप लोग इस लेक्चर से समझ लें। अगर आप 50% समझ लेते हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल में 100% समझ जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल टाइट्रेशन इन विच बोथ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एम्प्लॉय इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होगी एक साथ तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब ऑक्सीजन का मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कोई ए सब्सटेंस है, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन कराएं, अगर उसमें किसी केमिकल में ऑक्सीजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अभी आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन से मैं समझाऊंगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, बना लीजिएगा आप लोगों को, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होना, यानी कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, उसमें से अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव होगा प्लस I2 होगा। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, अगर Mn का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप तो कितना होगा, आप +7 में, यानी यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीज है, वो किस में है, +7 में है। ठीक है, +7 में है और ये I नेगेटिव यानी कि ये -1 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 में है। अगर यहाँ पे देखें तो Mn +2 में चला गया और जो आयोडीन था वो 0 में चला गया, यानी इसका तो क्या हो गया, Mn +2 में चला गया यानी कि इसका कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये रिडक्शन हुआ इसका, और ये -1 से प्लस में चला गया यानी इसका क्या होगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप लोगों को हमें रिप्रेजेंट करके ब्लैक बोर्डली पढ़ाना होता तो आप लोग मैं इजिली इसको समझा देता आप लोग क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि Mn का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसमें +7 में आएगा और यहाँ पे आ गया +2 में। अब +2 में आ गया यानी कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आयोडीन -1 में था और ये 0 में चला गया यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agents are defined as substances containing an atoms or ion which accept an electron during the reaction and result in either decrease in their positive valency or increase in their negative valency. Oxidizing agent वो एजेंट होते हैं जो किसी सबस्टेंस, ठीक है, जो किसी सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड रिजल्ट आइदर डिक्रीज इन देयर पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है, और इंक्रीज इन देयर नेगेटिव वैलेंसी, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होंगे
जो किसी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएंगे, यानी उसके पॉजिटिव वैलेंसी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होंगे विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, जब वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उनके ऊपर जो नेगेटिव वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और जो यानी कि और पॉजिटिव वैलेंसी होगी तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी आप लोगों को एग्जांपल से मैं समझाता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, reducing agent are defined as a substance containing an atom or ion which loses an electron during the reaction। reducing agent क्या होता है, तो reducing agent में क्या होता है कि उसमें क्या होती है कि इसकी पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, या तो पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होगी या उसकी नेगेटिव वैलेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास 2 पेन है और दूसरे फ्रेंड्स के पास 2 पेन है, यानी कि दोनों अभी +2 में है, ये भी +2 में है, +2 में है। अब क्या था, दूसरा फ्रेंड था वो थोड़ा चालाक निकला और उसने क्या किया, आपसे एक पेन मांगा, आपने उसको एक पेन दिया। अगर आप उसको एक पेन दे देते हो तो आप चले गए किसमें, +1 में। ठीक, अब उसके पास एक पेन और ऐड हो गई तो वो किसमें चला गया, +3 में चला गया। यानी कि आप क्या हुए, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसमें क्या हुआ, कमी आई, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी में आप कमी हुए, लेकिन नेगेटिव वैलेंसी आपकी बढ़ गई ना, नेगेटिविटी में आप बढ़ गए। आप समझिए, नेगेटिविटी में आप बढ़ गए। ये ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो मेनली आप पॉजिटिव वैलेंसी के साथ समझिए, पॉजिटिव वैलेंसी आपकी क्या हुई, कम हो गई, लेकिन आपके दूसरे मित्र की जो पॉजिटिव वैलेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो अपने आप को तो रेड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो आगे वाला सब्सटेंस है उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। हिंदी में आप समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो अपने आप को रिड्यूस कर दे और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट, दो फ्रेंड्स यानी कि उसके पास +2 है और आपके पास भी +2 है, दो पेन है आपके पास। अब आप इस बार सोचे कि वो बहुत चालाक बनता है, इस बार मैं चालाक बनूंगा, और आपने क्या किया कि आपने उससे एक पेन मांगा। अब आपने उससे एक पेन मांगा तो आप हो गए +3 में, वो चला गया +1 में, यानी उसकी पॉजिटिव वैलेंसी में क्या हुई, कमी हुई, लेकिन आपकी पॉजिटिव वैलेंसी में क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई, आप की पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो गई। यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे और दूसरे को क्या कर दे, रेड्यूस कर दे, उसी को हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना इजीली समझाया, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें थ्योरी ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, रिडक्शन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ हाउ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल इट इज द कंपाउंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अब उसको कैसे बताया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि चालाकी, समझ लीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कितना कौन चालाक होता है, तो कितना क्या होगा उसके बारे में समझना। गेन, जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उतना ही आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। A high positive value for a reduction potential indicates that a compound is readily reduced and consequently is a strong oxidizing agent that is removes electron from the substance with lower reduction potential। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वैल्यू में है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा है, यानी कि वो रेड्यूस जल्दी हो जाएगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस विद द लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल, यानी कि जिसका लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, द ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द रेडॉक्स पेयर। अब जो ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन जो भी पेयरिंग बनेगी उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स पेयर बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रेडॉक्स पोटेंशियल दिया गया है उसको आप समझ लेते हैं। जैसे Ce4 पॉजिटिव जब Ce3 पॉजिटिव में गया है, यानी कि तो उसमें कितना लगता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.61 वोल्ट होता है। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट Fe3+ Fe2+ में जाता है 0.771 होता है। और अगर बात करें H+ की तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना,
रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब एग्जांपल से समझते हैं, सबसे बढ़िया समझ में आएगा। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अ सब्सटेंस विथ अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कोई भी सब्सटेंस है उसका और उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो विल ऑक्सीडाइज वन विद द लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो कि उसका क्या होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.36 है। और ब्रोमीन का क्या है, ब्रोमीन का थोड़ा कम है। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि ब्रोमीन पहले माइनस में था, अब यहाँ पे किस में चला जाएगा, 0 में चला गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन अपने आप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले क्लोरीन 0 में था, अब जाके किस में हो गया, -1 में हो गया। ठीक है, जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, 0 रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है या उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो डायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन, iodine is a moderately strong oxidizing agent during the oxidation it will oxidize substances with lower reduction potential, example titration of ascorbic acid। आयोडीन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उससे जो भी रिडक्शन पोटेंशियल कम वाले होते हैं उसको क्या कर सकता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है। In addition, the end point is detected using the starch indicator, which produces a blue coloration with excess iodine। इसमें क्या करते हैं, जब हम एस्कॉर्बिक एसिड की जब स्टडी करते हैं आयोडीन के साथ तो उसमें हम स्टार्च इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इन पॉइंट में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ब्लू कलर का कलर शो करने लगता है, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। द फार्माकोपियल एस्टे ऑफ दिस टाइट्रेशन आर एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम स्टीबियोग्लूकोनेट, डाइमेकार्बर इंजेक्शन एंड एसिटार्सल, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स टाइट्रेशन, दिस टाइट्रेशन इज यूज्ड इन अ फार्माकोपियल assay liquefied phenol, methyl hydroxybenzoate, प्रोपाइल हाइड्रोक्सीबेंजोएट एंड फेनिडोन, ठीक है, फेनोडाइओन, ये सारे चीजें होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स टाइट्रेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द टाइट्रेशन यूज द एस्टिमेशन ऑफ द मेटल एंड आल्सो फॉर देयर साल्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन होता है ये मेनली मेटल्स के लिए और उसके साल्ट्स के लिए टाइट्रेशन किया जाता है। ये बेसिकली मेटल्स के लिए ही किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स मेनली मेटल से ही बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें द टाइट्रेंट यूज्ड इन द टाइट्रेशन यूजली कॉल्ड लिगेंड, जो भी टाइट्रेंट यूज करेंगे आप, जो भी टाइट्रेंट इसमें यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम लिगेंड बोलेंगे। EDTA is a most widely titrant used in the complex metric titration। जो EDTA होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या सोडियम एडिटेट, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एज अ टाइट्रेंट के रूप में। इज अ वेरी वर्सेटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट विद ग्रेटर वाटर सोल्युबिलिटी। अब इसका यूज ज्यादा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, यानी कि कॉमन यूज करने वाला होता है, यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला ये एजेंट होता है और वाटर के साथ बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है। इसके अलावा यह स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, 1:1 रेशियो का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। और ये सभी मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, बस एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का जो ग्रुप होता है, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद से रुबिडियम, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। The alkaline earth metals such as calcium and magnesium form the complexes with are unstable at the low pH value and the titrate in ammonium chloride buffer at 10
इज जनरल इक्वेशन फॉर द टाइट्रेशन, यानी कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसका इजिली इसमें टाइट्रेशन किया जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो करता है लेकिन वो भी क्या होता है, अनस्टेबल ही होता है एज अ लो पीएच पे, इसलिए इसके लिए पीएच भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लगभग अमोनियम क्लोराइड के लिए कितना पीएच 10 चाहिए होता है। इसका रिएक्शन देखते हैं, Mn पॉजिटिव प्लस Na2EDTA, जब ये रिएक्शन करेगी यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, MEDTA N-4 प्लस 2H प्लस आयन, तो ये नहीं किया होगा, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन का ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिकेटर यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन इज डिटेक्टेड यूजिंग द इंडिकेटर डाई। इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है, तो बेसिकली क्या यूज किया जाता है, डाई का यूज किया जाता है। द डाई इज एडेड टू द मेटल सॉल्यूशन एट द स्टार्ट ऑफ द टाइट्रेशन एंड फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेटल। जब डाई को हम रिएक्शन स्टार्ट होती है तभी मिला देते हैं, तो अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके साथ ये क्या बना लेता है, मेटल का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है, यानी कि हमने टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द एक्सेस EDTA कॉज द कॉम्प्लेक्स टू ब्रेक अप रिजल्टिंग इन द कलर चेंजेस, ठीक है। तो इसमें क्या EDTA जब यूज करते हैं तो कलर क्या होता है, चेंज होने लगता है। जो इंडिकेटर डाई हमने यूज किया है उसका कलर क्या होता है, चेंज होने लगता है। अब उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं इंडिकेटर, कैल्सियन, इरियोक्रोम, ब्लैक टी, कर्क्यूमिन, कैल्कोन, म्यूरेक्साइड यानी कि उसको बोलते हैं अमोनियम परप्यूरेट बोलते हैं, हेमेक्टोक्सेलिन, फास्ट सल्फोन ब्लैक ETC यूज किया जाता है क्या, किसके रूप में, इंडिकेटर के रूप में। टाइट्रेशन विथ EDTA इज यूज्ड एज द फार्माकोपियल एसे ऑफ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट, बेसिट्राइसिन, जिंक क्लोराइड, जिंक अनडेकानोएट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने होंगे। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल पढ़ना होगा। डिटेल में आप लोगों को इसमें भी बता देता, लेकिन डिटेल बताने से मतलब क्या है, क्योंकि लिखना जब आप लोगों को उतना ही होता है, एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं लिखने के लिए आता है, ठीक है, इतना सफिशियंट है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। तो सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, बैक कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, और फोर्थ होता है इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन। ये हो गया कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, इंसोल्यूबल मेटल्स, इनसॉल्यूबल मेटल साल्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय बैक टाइट्रेशन। तो जो भी इनसॉल्यूबल मेटल्स होते हैं उनका कौन सा टाइट्रेशन कराया जाता है, बैक टाइट्रेशन कराया जाता है, यानी कि उनको लिए और जोर लगाना पड़ता है और फोर्स की जरूरत होती है, यानी उनके लिए उनके डैडी ही आके उनको जगाएंगे, ठीक है। In the sample of the heated with excess EDTA to form the soluble EDTA complex with metal and then excess EDTA titrated with the salt solution containing Mg+2 or zinc are known as concentration। इसमें क्या है, EDTA कॉम्प्लेक्स के रूप में यूज किया जाता है और इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया करना होता है। और जो भी मेटल्स होते हैं यानी कि Mg+2, मैग्नीशियम और जिंक+2, इन सब मेटल्स का यूज किया जाता है। बैक टाइट्रेशन विथ EDTA इज यूज्ड फार्माकोपियल एसे एल्यूमिनियम ग्लाइसिनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की अगर बात करें, और स्पेशल टाइप ऑफ टाइट्राइमेट्रिक प्रोसीजर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन। जब इसमें टाइट्रेशन कराया जाता है तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक मास, ठीक है, मास की तरह बनना है, यानी कि एक सॉलिड भी बन सकता है, एक मास की तरह बनना, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। द टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट फॉर्मिंग अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। Thus, any titration in which the end product form the completion of reaction is insoluble precipitate, this titration is called the precipitation titration। अब इस टाइप का जिसमें भी सब्सटेंस बने उसको क्या समझ लीजिएगा आप कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। Precipitation is formed the rapid combination of two ionic cation and anionic species for insoluble product। प्रेसिपिटेशन में बेसिकली क्या होता है, दो आयंस आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एक कटायन होता है एक एनायन होता है, और मिलने के बाद इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की अगर मेथड की बात करें तो मोअर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड और फजान्स मेथड, 3 मेथड्स हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मोअर्स मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन
by titration with the silver nitrate. In this method, silver nitrate solution is slowly added to the chloride solution to produce a precipitate of the silver chloride. अगर इसकी हम रिएक्शन देखें तो जब यानी कि सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस आयन एक्वस में, और जब क्लोरीन यानी कि क्लोराइड सॉल्यूशन जो होगा, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। When the entire chloride is ion precipitate, the excess silver ion react with the chromate ion form the potassium chromate with is the indicator. A red brown precipitate of the silver chromate will formed with give the end point of the titration. यानी कि जब पूरा क्लोराइड कंटेन हो जाएगा तो जो एक्सेस सिल्वर है वो हमारे क्रोमेट आयन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्रोमेट आयन का मतलब या तो पोटेशियम क्रोमेट होगा या तो कोई भी क्रोमेट हो सकता है, वो एज ए इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि तो जब पहले क्या हुआ कि AgCl बन गया यानी प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि अब एक्स्ट्रा Ag बचा हुआ है टाइट्रेशन। अब जब इसमें हम इंडिकेटर डालेंगे और ये रिएक्शन परफॉर्म होगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें Ag और भी प्रेजेंट है। यही मेन टाइट्रेशन का काम होता है। यानी कि Ag प्लस और जब एक क्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन के तैयार हो जाएगा। दिस मेथड अप्लाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन in water sample for the different sources including the river water, sea water, stream water etc. यानी कि ये जो मेथड है फजांस में, यानी सॉरी, ये जो मुहर्स मेथड है इससे क्या यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है हम वाटर को पहचानने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का यूज कैसे किया जाता है, अरे क्लोरीन का यूज उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है और वही क्लोरीन क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना के पीपीटी बना के नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वहां से हमको फ्रेश वाटर मिल जाता है। यही प्रक्रिया वहां पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहर्स टाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट अंडर द कंडीशन ऑफ द pH 6.5 to 9। यानी कि मोहर्स कंडीशन यानी मोहर्स टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए pH जो होना चाहिए 6.5 to 9 होना चाहिए। ठीक है, ठीक, एसिड बेस रिएक्शन इज ऑफ हाइड्रोजन क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन एंड अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द एंड पॉइंट। यानी कि बहुत सारे जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन डाइक्रोमेट आयन्स होते हैं जो कि हमारी एक्यूरेसी को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। यानी बेसिकली वही कंसेप्ट समझ लीजिए, वाटर होता है, वाटर में आप क्लोराइड आयन मिलाते हैं तो Ag जो भी, मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर के साथ तो AgCl रिएक्ट कर लेगा, लेकिन अदर जो क्लोरीन है वो क्या होता है, उसी में पानी के साथ मिला हुआ होता है। इसीलिए कभी कभी पानी कैसा लगता है, हमें कड़वा भी लगता है। ठीक है, तो यही सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि डाइक्रोमेट आयन और हाइड्रोजन क्रोमेट आयन उसमें आ जाती है, जो कि एक्यूरेसी को, हमारे इन पॉइंट की एक्यूरेसी को क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। जो ब्राउन कलर का यानी रेड ब्राउन कलर का जो इंडिकेटर मिला है वो हम लोगों को इजिली नहीं मिल पाएगा। अगर बात करें वोलार्ट्स मेथड की, दिस मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन in a solution using a back titration with potassium thiocyanate initially, and excess volume of silver nitrate solution is added to the solution containing chloride ion. बोलार्ट्स मेथड, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी क्लोराइड आयंस का यूज किया जाता है और इसमें बैक टाइट्रेशन कराया जाता है। क्लोराइड आयन का बैक टाइट्रेशन कराया जाता है किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दिस इज डन बिफोर द टाइट्रेशन एंड दिस प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। और इसमें भी क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो होता है वो प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे देखिए Ag प्लस और Cl नेगेटिव, तो AgCl आप लोगों को क्या मिल गया, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल गया। नेक्स्ट अगर आफ्टर द प्रेसिपिटेशन Fe3 पॉजिटिव इज एडेड इन द इंडिकेटर। अब जो आप लोगों को इंडिकेटर के रूप में आप ऐड करेंगे Fe3 पॉजिटिव आयंस को। अब जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो एक्सेस सिल्वर होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनेट ये और Fe+3 दोनों मिलकर जब एक साथ रिएक्शन करेंगे तो AgSCN बनाएंगे, यानी कि सिल्वर थायोसाइनेट बनाएंगे जो कि पेल येलो कलर का होगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन के आप लोगों को तैयार हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एक्सेस थायोसाइनेट रिएक्ट विद द Fe3 प्लस प्रोड्यूस द एंड पॉइंट फ्रॉम द डार्क रेड कॉम्प्लेक्स। और जो बाद में जो एक्सेस बचेगा SCN, यानी कि जो थायोसाइनेट जब Fe3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डार्क रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि Fe आयन बहुत ज्यादा ही हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, दिस मेथड यूज्ड व्हेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। और इसका यूज कब किया जाता है, जब हमारा pH क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए।
इसके अलावा भी मोहर्स मेथड आपने देखा तो उसके लिए पीएच कैसा चाहिए, लगभग बेसिक चाहिए, लेकिन बोलार्ड्स मेथड के लिए कैसा पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। इफ द पीएच इज न्यूट्रल और बेसिक, मोहर्स मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड शुड बी यूज्ड। तो उसके लिए हम मोहर्स मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोडिफाइड बोलार्ड्स मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड स्पेशली फॉर डिटरमिनेशन NaCl और KCl, यानी कि NaCl और KCl का जो डिटरमिनेशन करना होता है तो उसके लिए हम मोडिफाइड बोलार्ड्स मेथड का यूज करते हैं। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड, द सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज बैक टाइट्रेटेड विद द पोटेशियम अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग द फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। इसमें फेरिक एलम का यूज किया जाता है इंडिकेटर। अब जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है रिएक्शन मतलब रिपीट होने लगती है, कई बार रिएक्शन क्या होती है गलत डायरेक्शन में चलने लगती है, यानी कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो जाती है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन चलने लगती है। उसी को दूर करने के लिए बोलार्ड्स मेथड का यूज किया जाता है और ये टाइट्रेशन मेथड में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें फजान्स मेथड, फजान्स मेथड इन्वॉल्व्स द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन विद सिल्वर आयन यूजिंग द एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। फजान्स मेथड में भी टाइट्रेशन किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो एडजॉर्प्शन यानी कि इसके लिए जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो कैसा होता है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है, मेटल के सरफेस पे क्या होता है चिपक जाता है और वहां से वो क्या करता है कोई कलर प्रोवाइड, जो भी कलर प्रोवाइड कराना होता है वो कलर प्रोवाइड कराता है। फजान्स इंट्रोड्यूस द एडजॉर्प्शन टाइप ऑफ इंडिकेटर प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, दीज इंडिकेटर आर बेसिकली डाइज। ये क्या होती है, बेसिकली डाइज होती है जो क्या करती है प्रेसिपिटेट के साथ एडजॉर्ब हो जाती है या डीअब्जॉर्ब होके क्या करती है इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर को चेंज कर देती है। दीज इंडिकेटर आर आइदर एसिडिक डाई, ये हो सकता है कि एसिडिक डाई हो, एग्जांपल फ्लोरेसिन, इओसिन, ETC, और बेसिक डाई एग्जांपल रोडामिन्स सीरीज की जितनी भी डाई होती हैं वो सब क्या होती है बेसिक डाई होती है। फ्लोरोसिन इज अ वीक एसिड एंड कॉमनली यूज्ड डाई फॉर द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन विद सिल्वर, यानी कि फ्लोरोसिन डाई जो होता है नॉर्मली यानी कि फजान्स मेथड में कौन सी डाई सबसे ज्यादा यूज होती है तो फ्लोरेसिन होती है, ये वीक एसिड होती है। इट इज फॉर्म द फ्लोरिसिनेट एनोइन बाय डिसोसिएटेड इन वाटर, दस प्रोड्यूस अ येलो ग्रीन कलर इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर बात करें तो ये फ्लोरिसिनेट एनायन यानी कि फ्लोरिसिनेट यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर का यानी कि चमकीला पदार्थ येलो ब्राइट कलर का, ये क्या करती है जब बीम ऑफ रेडिएशन जाती है तो येलो कलर का ये इस पे क्या करती है, जब ये प्रेसिपिटेट बनता है तो येलो कलर का जब आप बीम उस पे जाएगी रेडिएशन जाएगी, सॉरी जब बीम उस पे गिरेगी प्रेसिपिटेट तो येलो कलर का ये क्या करता है यानी कि इन्फ्लुएंस यानी कि चमक प्रोवाइड कराता है, उसी को बोलते हैं यानी कि फ्लोरिसिनेट। नोट, सोडियम क्लोराइड कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द बोलार्ड्स मेथड, मोहर्स मेथड एंड फजान्स मेथड, यानी तीनों मेथड्स के द्वारा कौन यूज किया किसका टाइट्रेशन किया जा सकता है तो वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट अगर बात करें हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। यानी कि आप लोगों को दूसरा जो चैप्टर में आप अगर आप देखेंगे चैप्टर में तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमें डिटेल में पढ़ना है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेट of the substance to be analyzed for the solution for the isolating by the precipitating the component of insoluble component known as the chemical composition। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करना होता है कि मान लीजिए कोई मिक्सचर आपने बनाया है तो किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूट का कंटेंट कितना होगा या कितना वेट उस सोल्यूशन का कितना वेट उस सोल्यूट का सोल्यूशन में मिला है उसको नापने की प्रक्रिया ही या उसको एनालिसिस करने की प्रक्रिया ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाती है। नेक्स्ट अगर समझे मेथड इन्वॉल्व विद द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन मेथड, वोलेटाइलाइजेशन मेथड्स, इलेक्ट्रोएनालिटिक मेथड। अब इसको एक बाय एक देखते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मेथड, इन दिस मेथड द एनालाइट्स इज suitably converted in the precipitate which is insoluble and separated from the solution by the filtration. This filtrate is washed to the remove impurities and heated to convert the filtrate to a product to known composition and weight। इसमें क्या करना होता है, जिस चीज को हमें एनालिसिस करना है उसको क्या करते हैं पहले हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हुआ हुआ इंसोल्यूबल होगा, अब उसको क्या करेंगे फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको क्या करेंगे वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद उसको क्या करेंगे वेट कर लेंगे, वेट करेंगे इससे पता चल जाएगा कितना वेट हमारा सोल्यूट उसमें ऐड था। नेक्स्ट वोलेटिलाइजेशन मेथड और इवोल्यूशन मेथड, इन दिस मेथड द एनालाइट इज सब्जेक्टेड टू वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर टू डेट द पॉसिबल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट आर द वोलेटिलाइजेशन लेबलिंग unvolatilized product, this product is weighted and used, this
प्रोडक्ट इज देन वेटेड एंड यूज द कैलकुलेशन। वोल्टेलाइज्ड मेथड में क्या करना किया जाता है, बेसिकली जिस चीज को हमें एनालाइज करना होता है उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं। अब उसको जब गर्म करेंगे तो जो भी उसमें से वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। लेकिन और जो फॉर्म जो वोलेटाइज नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट बचा रह जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, हम उसको वेट कर लेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे कि कितना पार्ट उसमें हमारा सॉल्यूशन में ये बना हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, इन दिस मेथड सुटेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड ऑन विच द एलिमेंट टू बी एस्टिमेटेड इज डिपोजिटेड इलेक्ट्रिकली। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज किया जाता है। द सिंपल सोल्यूशन कंटेनिंग आयन इज टेकन द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास इन द सोल्यूशन as per second Faraday's law. The ion present in the solution will get deposited on the electrode and the concentration of the ion deposited on the electrodes will depend on their chemical equivalent. This method has the advantage that it avoids the filtration and decomposition. ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में क्या किया जाता है, आप कोई सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिकल रॉड को डाल देंगे और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। एक तो होगा कैटायन और एक होगा एनायन। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब मान लीजिए कैटायन, अब कैटायन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा और एनायन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। अब वही उसका डिपोजिशन होने लगेगा और बाद में जब उसका डिपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहां से उसको इजीली निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको वेट कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड आप कराएंगे तो अवॉइड फिल्ट्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, तो इसमें आप लोग को ना तो फिल्ट्रेशन करने की जरूरत होती है और ना ही कोई भी डिकम्पोजिशन करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन, तो ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो क्या आपको करना पड़ेगा, ये चीजें आप समझ लीजिए। द सैंपल, पहला होगा सैंपल प्रिपरेशन एंड डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोगों को द सैंपल शुड बी होमोजीनियस and in the form of the powder. After the sample taken in the clear beaker and water is added to dissolve the sample completely, stirring is done to achieve clear solution of the solution can be warmed gently if necessary. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैंपल को हेमोजीनियस सैंपल को लेंगे यानी पाउडर को लेंगे, उसके बाद उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे। अगर गर्म करने लायक है तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पहले आप सैंपल बनाएंगे। अब सिंपल करने के बाद फर्दर द कंडीशन इज एडजस्टेड सच अ वे टू ऑब्टेन अ प्रेसिपिटेट। अब उस कंडीशन को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उसका प्रेसिपिटेट बन जाए। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इन केस ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर लाइकली टू इवॉल्व द गैसेस विद सॉल्युबल एसिड और बेस, द रिएक्शन इज अलाउड टू एक्सप्रेस द सीजेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो कुछ सब्सटेंसेस जब आप तैयार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गैसियस निकलती है यानी कि फोम निकलती है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको गैस को हम इजीली रख देते हैं कि उसका गैस जो है वो इजीली बाहर निकल जाए। अब इजीली गैस बाहर निकल जाता है, उसके बाद हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंडीशन फैक्टर, यानी कि एडजस्ट करने के दौरान हमें क्या क्या देखना होगा, टेम्परेचर देखना होगा, पीएच देखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखना होगा, प्रेजेंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट देखना होगा एंड देयर कंसंट्रेशन शुड बी कंसीडर्ड। और कितनी कंसंट्रेशन में है ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी, यानी कि ये चीजें सारी ध्यान रखनी होगी हमें ड्यूरिंग द एनालिसिस। नेक्स्ट अगर प्रेसिपिटेशन, precipitation is the generally carried out in a resistance glass beaker with slow addition of dilute solution of the precipitant with sufficient stirring. The reaction should be carried out in the hot solution. अब आपने जो सोल्यूशन सैंपल बनाया है उसमें आप क्या डालेंगे, प्रेसिपिटेंट डालेंगे। अब जैसे ही आप प्रेसिपिटेंट डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। कभी कभी प्रेसिपिटेशन जनरली नहीं होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हीट करनी पड़ती है, यानी हीट देनी पड़ती है जिससे प्रेसिपिटेशन होने लगता है। Selection of precipitant is important to obtain the precipitate. The choice of precipitant is based on the specify of the reagent. ठीक है, बहुत सबके लिए स्पेसिफाई होता है। Only a moderate excess of precipitant is generally required. बहुत कम अमाउंट में प्रेसिपिटेंट की जरूरत होती है। A very large excess of precipitant may lead to the increase in solubility. यानी कि अगर प्रेसिपिटेंट बहुत ज्यादा आप डाल देंगे, प्रेसिपिटेंट बहुत ज्यादा डाल देंगे यानी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगी और जिससे सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होने लगेगा और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें, आफ्टर प्रेसिपिटेट सेटल डाउन एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द प्रेसिपिटेंट टू solution to check the complete precipitation. For the ideal precipitant, it is the react with the analyte to form the precipitate, which can easily filtered, wash free contaminating impurities, low solubilities, stable and should have constant known. यानी कि
जब यह प्रेसिपिटेशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो आप थोड़े से ड्रॉप का प्रेसिपिटेंट का ड्रॉप आप उसमें ऐड करेंगे। अगर फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपका पूरा प्रेसिपिटेशन प्रक्रिया नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका प्रेसिपिटेशन हो चुका है। अब आइडियल प्रेसिपिटेंट, आप कोई भी प्रेसिपिटेंट यूज करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कि वो इजिली फिल्टर्ड हो जाए, इजिली वॉश हो जाए, कोई कंटामिनेशन ना शो करे, ये सारी चीजें शो करनी चाहिए प्रेसिपिटेंट के साथ। डाइजेशन इज जनरली कैरिड आउट अ हाई टेम्परेचर टू स्पीड अप द प्रोसेस, बट इन केस ऑफ द is done is the room temperature, it improves the purity and rate of the filtration of precipitate। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा सैंपल बना है उसकी जो रिएक्शंस हो रही है उसको और तेजी से कराया जाए, ठीक है, बाई हीट करके या जैसे भी है उसको तेजी से कराया जाएगा। अब वो जब तेजी से होगा तो वो प्योरिटी और फिल्ट्रेशन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसीजर through which the filtered and the filtrate are separated out, which each other precipitant is separated from the mother liquid। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होता है, फिल्टर करने के बाद जो भी ऊपर बच जाए उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर यानी फिल्ट्रेट बोलेंगे, और नीचे फिल्टर यानी जो भी फिल्टर हुआ फिल्टर बोलेंगे, ऊपर फिल्ट्रेट बच जाता है, ठीक है। या जो भी हमारा मदर लिक्विड है यानी कि जो हमारा सैंपल है उसको क्या बोलेंगे, मदर लिक्विड है। जब उसको हम फिल्टर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, फिल्टर्स आ जाएंगे और ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट। Various type of the filter media are used in this purpose। The choice of the filter media based on the nature of the precipitating of the heating temperature requiring of drying different filter media used in the gravitational analysis। ठीक है, फिल्टर मीडिया या फिल्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोसेस प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार का हमें फिल्टर मीडिया लेना है। आगे आप लोगों के फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3 में शायद फिल्टर मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है। अब आगे उसको हम आप लोगों को बताएंगे, 3 में नहीं 4 में, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, तो उसके बारे में वहां पे डिटेल आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर मैट्स, फिल्टर पल्प्स, परमानेंट पोरस फिल्टर डिस्क का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट अगर बात करें washing a precipitate, after filtering the precipitate the impurity on the surface of precipitate can be removed by washing the precipitate। जो भी आपका प्रेसिपिटेशन मिला है उसको क्या करेंगे, आप वॉश कर लेंगे। इफ द प्रेसिपिटेट इज वेरी स्टेबल एंड दे नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ नो इफेक्ट लीडिंग टू द प्रेसिपिटेशन, नो इफेक्ट लीडिंग टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रेसिपिटेट कैन सिंपली बी वॉश्ड विद द डिस्टिल वाटर। अगर जो भी आपका प्रेसिपिटेट मिला है वो अगर स्टेबल है, अगर उस पर कोई वाटर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप जनरली वाटर के साथ ही वॉश कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वॉशिंग द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 विथ डिस्टिल वाटर। BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है उसको आप इजिली वाटर के साथ डिस्टिल यानी कि वॉश कर सकते हैं। सम सोल्यूशन इज वॉश्ड बाय वाटर देन प्रेसिपिटेट में बी पेप्टाइड। एग्जाम्पल, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड बाय डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और कुछ जो होता है वाटर के साथ प्रेसिपिटेट को वॉश नहीं किया जाता है, उसका एग्जांपल है लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट अगर बात करें ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन दिस प्रोसीजर हीटेड द सॉल्यूशन आर सब्सटेंस टू रिमूव द वाटर एंड रिमूव द एडजॉर्ब इलेक्ट्रोड फ्रॉम द वॉशिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली हमारा जो भी प्रेसिपिटेट मिला है उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ड्राइंग एंड इग्निशन प्रोसेस विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड द फिल्टर मीडिया यूज्ड इन दिस इस पर्चर। आप लोगों को ड्राइंग करना है या इग्निशन, दोनों लगभग एक ही है, लेकिन आपको क्या करना है ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का फिल्टर मीडिया यूज किया है या आपका किस प्रकार का सैंपल बना है, इस सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ड्राइंग इज टर्म्ड यूज्ड इन द व्हेन टेम्परेचर इज बिलो। जब आप ड्राई करते हैं तो उसका टेम्परेचर 250 से कम होना चाहिए, यानी 250 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। और जब इग्निशन करते हैं तो उसका 250 टेम्परेचर यानी 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। एव टू यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं उसको कर लीजिएगा कंफर्म, 1200 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग इज पॉसिबल फॉर प्रेसिपिटेंट फिल्टर्स आर फिल्टर पेपर। इग्निशन इज डन बाय द हीटिंग विद द एप्रोप्रिएट बर्नर and it depends upon whether the precipitate can be ignited in contact with the filter paper and absence of the filter paper। जो भी इग्निशन आप कर रहे हैं वो फिल्टर मीडिया पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का फिल्टर मीडिया यूज किए जाते हैं या किस टाइप का फिल्टर पेपर आप यूज किए थे। नेक्स्ट अगर बात करें वेइंग एंड कैलकुलेशन, आफ्टर द ड्राइंग प्रोसीजर सोल्यूशन आर कूल टू रूम टेम्परेचर इन द डिसिकेटर यानी कि डिस्कैटर्स।
जब आप इन सारी चीजों को परफॉर्म कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक्यूरेट, यानी कि उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे परसेंटेज ऑफ ए, कोई सब्सटेंस ए था, उसका परसेंटेज आप निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू जी ए अपॉन जी सैंपल इंटू 100। जी ए का मतलब ग्राम ऑफ एनालिट, यानी जिसको आप एनालिसिस करना है उसको आप ऊपर कर देंगे, और जितना आपने एनालिसिस के लिए सैंपल लिया था उसको अपॉन में कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो आप निकाल सकते हैं कि आपका एनालिसिस का कितना परसेंट, यानी कि आपका एनालाइट कितना परसेंट था। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। एक इकलौता फार्मूला है जिससे क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत ही इजी फार्मूला है। नेक्स्ट अगर बात करें कोलाइडल स्टेट्स, हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। कोलाइडल सस्पेंशन इज नॉट सुटेबल इन ग्रामेट्रिक एनालिसिस। ग्रामेट्रिक एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल साइज की वजह से। क्यों? दे कैन नॉट बी रेडली फिल्टर, क्योंकि ये फिल्टर ही नहीं हो पाता है इजिली। द स्टेबिलिटी दो सस्पेंशन कैन डिक्रीज बाय द स्टीयरिंग, हीटिंग एंड एडिंग द इलेक्ट्रोड्स। जब आप स्टीयरिंग कर दें या हीट कर दें तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्यों? दी कॉज इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल बाइंड टुगेदर टू द गिव कोलाइडल मास एंड इज द फिल्टर, यानी कि फिल्टरेबल, यानी कि ये कोलाइडल मास के रूप में होते हैं। और यहाँ पे देखिए द प्रोसेस इज कन्वर्टिंग कोलाइडल जनरली एग्जिबिट द substances of the particle size ranging in the between 0.1 to 1 माइक्रोन 0.1, यानी कि जो कोलाइडल सब्सटेंस होती है उसकी साइज रेंज कितनी होती है, 0.1 माइक्रोन से लेके 1 मिली माइक्रोन तक होती है। और ऑर्डिनरी जो क्वांटिटेटिव फिल्टर पेपर जो हमारा होता है 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसलिए ये क्या करता है, ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है, यानी जो भी कोलाइडल पार्टिकल होता है वो ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट बात करें, कोलाइडल सस्पेंशन इज स्टेबल बिकॉज ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एक ही चार्ज वाले होते हैं। और ठीक है, दिस आयन आर द रिटेन ऑन द सरफेस बाय प्रोसेस नोन एज द एडजॉर्प्शन। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वो सरफेस पे होते हैं एडजॉर्प्शन के कारण। इफ द पावरफुल बीम ऑफ द लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन, किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बीम को हम पास करें तो वो राइट एंगल, यानी कि जो भी लाइट की स्कैटरिंग होगी वो राइट एंगल पे निकल जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल्स इफेक्ट। इन जनरल कोलाइड्स आर द क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, लियोफिलिक्स एंड लाइफोफिलिक्स कोलाइड्स। तो लियोफिलिक कोलाइड्स यानी कि सस्पेंसॉइड्स एंड लायोफिलिक कोलाइड्स यानी इमल्सॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स दे आर ओनली स्लाइटली विस्कस इन नेचर, जबकि लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं दीज आर वेरी विस्कस ऑलमोस्ट जेली लाइक नोन एज जेल, जेल की तरह होते हैं। दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन दीज कोलाइड्स। लायोफिलिक पे वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लाइफोफिलिक पे वाटर का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कंपेरेटिवली स्मॉल कंसेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन द फ्लोएकुलेशन ऑफ दीज कोलाइड्स। अगर स्मॉल अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो फ्लोएकुलेशन हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें लार्ज कंसेंट्रेशन की जरूरत होती है फ्लोकुलेशन के लिए। जब आपको सस्पेंशन बताया जाएगा तो आप लोगों को फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन के बारे में डिटेल बढ़ा दिया जाएगा। दे पासेज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द डिफिनिट साइन विथ कैन बी चार्ज ओनली बाय स्पेसिफिक मेथड। और ये जो होता है लायोफिलिक होता है वो क्या होता है, चार्ज तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को रखता है, लेकिन वो अपने चार्ज को चेंज कब करता है, जब किसी स्पेसिफिक मेथड के द्वारा उसको परफॉर्म किया जाए तब। लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड की जरूरत नहीं होती, ये चार्ज अपना चेंज करता रहता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप रिवॉल्व द ब्राइट पार्टिकल इन विग्रस मोशन। जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका जो पार्टिकल का मोशन होगा वो ब्राउनियन मूवमेंट करता है, यानी कि रैंडम मोशन करता होता है। एग्जाम्पल गोल्ड सोल्यूशन अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ओनली अ डिफ्यूज लाइट कोन्स इज एग्जिबिट जिलेटिन। एग्जाम्पल इसका क्या है, जिलेटिन। और जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो ये क्या करते हैं, यानी कि लायोफिलिक जो होता है वो जिलेटिन, इसका एग्जांपल जिलेटिन है, और इस पे क्या होता है, रैंडम मोशन ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों को याद रखने हैं। यहां तक हमने आज का कंप्लीट कर लिया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। आई होप आप सभी लोगों को जरूर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, यानी कि एटलीस्ट 50% तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब आपका प्रैक्टिकल होगा तो जो भी 50% बच रहा है वो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप सिलेबस का प्रैक्टिकल वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किस पे दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 वाले पे दिया गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा है।
बाकी इसके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है हमने आप लोगों को बता दिए, और इसके थ्योरेटिकल से जो भी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ मैच करा के अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को चैनल की लेटेस्ट अपडेट या किसी भी सब्जेक्ट की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।